हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का सीरीज शुरू कर रखे हैं, जिसमें मैं आपके सामने वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही तो उन्हें लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और कोई क्यूरीज हो, जैसे आप लोगों का ओपिनियन, कुछ हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका, यदि कुछ आप बदलाव करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा पाए, है ना। और आइए अब हम बिना टाइम गवाए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए MKS एंड SI सिस्टम। ओके, अर्थात निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई की MKS और SI प्रणाली में समान इकाई होती हैं, किस में समान इकाई होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे यूनिट हम मेजरमेंट के लिए, किसी भी वस्तु को मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। और बाकी जो भी बनाई जाती है वो क्या है, एक तरह से इनसे मिलकर बनाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है SI और MKS यूनिट कौन सी सेम रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एम्पियर है फर्स्ट ऑप्शन, क्या है ये करंट की यूनिट है। और बी है केल्विन, जो कि एक टेम्परेचर की यूनिट है। और मोल है जो पदार्थ की एक यूनिट है, मात्रा की। ओके, और थर्ड हमारे पास जूल पर सेकेंड है, जो किसकी हमारी यूनिट रहेगी, ये एक जूल शक्ति है, शक्ति की यूनिट रहेगी, है नहीं, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड शक्ति की यूनिट ये हो जाएगी हमारी, क्या रहेगी, ये दोनों में सेम रहती है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। और अब शक्ति बराबर क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। पावर बोलते हैं इसे हम, पावर बराबर होता है, यदि हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो वोल्टेज गुणित करंट, ये पावर रहेगा। या I² R भी लिख सकते हैं इसे हम, और इसे V² बटे R भी लिख सकते हैं। ये 3 फार्मूले हैं मेन, कितने हैं ये, VI और I² R और V² R, ये तीनों की तीनों पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, यदि हम इसको देख के इसकी यूनिट भी अगर बनाएंगे तो वोल्ट एम्पियर भी यूनिट हो सकती है इसकी, एम्पियर स्क्वायर ओम भी हो जाएगी, वोल्टेज स्क्वायर बटे ओम भी हो जाएगी इसकी यूनिट, यदि हमारे पास ये ऑप्शन में दें। एग्जामिनर हमें किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को, देख लेते हैं अभी। ये हमारे पास थ्योरी है, देखिए थ्योरी में हमें दिया है जूल पर सेकेंड इकाई MKS और SI दोनों प्रणाली में है, समान होती है। ओके, जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक, शक्ति का। शक्ति बराबर वोल्टेज गुणित धारा, और या फिर I² R भी हो जाएगा ये, है ना, और V² R भी हो जाएगा ये, ठीक है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित टाइम रहता है। ओके, और ये हमारे शक्ति का एक फार्मूला आ जाए, जूल पर सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इफ़ 120 कूलम चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 60 सेकेंड, द करंट इन द कंडक्टर इज, क्या है, यदि एक चालक में से 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रचालित होते हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, धारा का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, I बराबर होता है कूलम पर, ये रहेगा Q बटे T रहेगा। तो कूलम कितना है हमारा, लिखते हैं हम, कूलम 120 है हमारे पास, है ना, ये दिया है। और टाइम कितना है, 60 सेकेंड। तो इससे हम कट लेंगे,
तो 6 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी वाला आंसर राइट हो गया हमारा। ठीक है, इसकी अब हम थ्योरी देखेंगे। देखें, ये हमारे पास करंट बराबर चार्ज बटे समय और क्यू का मान दिया है और टी का मान दिया है, तो हमारा इसमें ये आ जाएगा। इसको हम काट ले तो ये 2 बार में 2 एम्पियर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो आवेश कणों के मध्य आकर्षण बल है। दो आवेश है, उनके मध्य आकर्षण बल है। कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। आवेश 1 ये मान लेते हैं हम और आवेश 2 मान लेते हैं। ओके, इन दोनों के बीच में दूरी क्या रहेगी? डी है, डी मान लेते हैं हम। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? अब अट्रैक्शन या रिपल्शन 2 प्रकार का फोर्स रहता है, तो ये हमारा रहेगा 1/4πε0 Q1 बटे Q1 गुणित Q2 डी स्क्वायर रहेगा। ये दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो वो क्या है? दोनों के बीच में जो फोर्स है वो घट जाएगा, और दूरी को कम करेंगे तो वो क्या है? बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहता है? वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा इसमें, आकार के नहीं होता है इसमें, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये बात भी देख लीजिए, 2 प्लस प्लस के चार्ज क्या करेंगे? ये 2 माइनस माइनस के ये रहेगा, रिपल करेंगे। ओके, रिपल करेंगे, और प्लस माइनस के और माइनस प्लस के ये अट्रैक्ट करेगा, है ना? अट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है, ये अब आप याद रखें, ये कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग होगा। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग पहला नियम क्या रहा? दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरे नियम के अकॉर्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम अभी पहले। ये हमारे पास थ्योरी है। देखिए, 2 आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये फार्मूला है हमारा। ओके, 2 आवेश ये होगा हमारा, उनके बीच की दूरी डी से प्रदर्शित कर रहा है हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ए किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर्स इकाई है, किसकी इकाई है ये? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? किलोवाट आवर एनर्जी की इकाई है हमारी, और पावर की इकाई वाट रहती है, या कि पावर की वाट या जूल पर सेकेंड भी रहेगी इसकी इकाई। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इसकी तो नहीं रहेगी ना इकाई, 9 यूनिट रहती है। और करंट की क्या रहती है? एम्पियर रहेगी, या करंट की क्या हो सकती? कूलम पर सेकेंड भी हो जाएगी इसकी यूनिट। ओके, हमारा आंसर, राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें? फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात है, पहले देख लेते हैं इसको, कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या रहता है? यदि हम इसे हटाएंगे किलोवाट को, तो 1000 वाट रहा है नहीं, वाट में, और गुणित 1 आवर रहेगा, 1 आवर। यदि हम आवर को भी 1000 वाट गुणित 60 सेकेंड में हो गए। ओके, इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 गुणित 10⁵ हो जाएगा। ओके, ये क्या है? वाट सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं अभी।
ये हमारे पास इसकी थ्योरी है। देखिए 1 किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है, 1 किलोवाट बराबर होता है ये देखिए, और इसकी मेन ये पूछा जाता है, ये दिया रहेगा, इसको कैसे निकालना ये दिया रहेगा। यदि उसमें 36 है तो इसको 3.6 गुणित इंटू 10⁻6 भी हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, कभी कभी इस तरह से दिया रहता है ये। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच में अनुपात कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, जैसे ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये हमेशा वोल्टेज बटे आई बराबर क्या रहेगा, आर। ये आर एक कांस्टेंट रहता है, तो हमारा रिमेन कांस्टेंट, ये के स्थिर रहेगा। ओके, ये बदलता नहीं, बढ़ता नहीं, घटता नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या रहता है, एक जैसे वोल्टेज ये हमारा और ये करंट, दोनों के बीच में यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा लीनियरिटी में बढ़ता जाएगा। ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, जैसे मेटल में होता है ओम का नियम, ओनली मेटल में यूज़ रहता है, सेमीकंडक्टर में कभी भी ये लगता नहीं है, जो कि ओमिक कंडक्टेंस कहलाता है, या नॉन ओमिक कहलाएंगे ये। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये है हमारे पास, ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग इसमें रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाइल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रागमन करता है। प्रागमन मतलब कि एक लेवल ये है, तो यहाँ से इस दूसरी जगह पर जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो वो क्या करेगा, है ना, इसको देखना है। तब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या, इमिट और ऑब्जर्व प्रोटॉन को नहीं करता, प्रोटॉन का तो इसमें रोल ही नहीं रहता है ना, तो ये हमारा नहीं आएगा। इमिट्स और ऑब्जर्व फोटोन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। हाँ, ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फोटोन के क्या करेगा, इमिट्स करेगा, उत्सर्जित या फिर अवशोषित करेगा। ओके, ये क्या रहता है, जब सहसंयोजी बंध टूटता है ना, कोवेलेंट बंध जो हमारा टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होल बन जाएगा। ये होल जब बनेंगे ना, तो ये एक पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ये क्षमता रखेगा। ओके, ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ से निकलेगा, इसमें चला जाएगा। ओके, यहाँ ऋणावेश की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा रहता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं आगे। ये हमारे पास है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल प्रागमन करता है, ट्रांसमिट करता है, तब फोटोन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। ओके, जब सहसंयोजी बंध टूटने से उस बंध क्या है, वो एक बंद रहता है, कोवेलेंट बंध ऐसा इस प्रकार से रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर मुक्त हो जाता है तथा अर्धचालक पदार्थों में इधर उधर भटकने लगते हैं। क्या करेंगे, इधर उधर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगेंगे, आपस में दूसरी जगह जाएगा और दूसरी जगह जाएगा, इस प्रकार से वो चले जाएगा। हॉल कहलाता है जो बचेगा, ये क्या हॉल कहलाए स्थान, ये क्या एक धनात्मक आवेश की भांति व्यवहार करता है, अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ओके, क्या करने की क्षमता रखता है, आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द वैल्यू ऑफ ए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। निर्यात की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, क्या होती है, ये पूछा है इसकी। तो आप जानते होंगे
एप्सिलॉन बराबर रहता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर रहता है। ओके, एप्सिलॉन आर रहेगा। तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारा इसका मान पूछा है, इसका मान क्या रहता है, इसका मान 1 होता है और इसका मान क्या रहेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर इसकी यूनिट होते हैं। क्या रहती है ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, फेरड पर मीटर होते हैं। ये यूनिट पूछेगा या इसका मान पूछेगा, इसका मान एप्सिलॉन 0 का मान पूछ सकता है, ये हमें पूछ सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर है, देखिए ए वाला राइट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें हमारा को देखो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3 मीटर इन फ्री स्पेस। किस में दिया है, फ्री स्पेस, ईयर में। अब ईयर में हमारा इसका मान क्या रहता है, अगर हम फोर्स का मान निकालेंगे तो Q बटे डी स्क्वायर, ईयर में क्या 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। ओके, अब हम इनके बीच में दूरी क्या है 3 है, इसको मान रख लेते हैं हम। इसका मान रखेंगे तो 1 कूलम का मान 1 है और डिस्टेंस कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9 हो जाएगा। और ये मान हमारा फ्री स्पेस में 9 इंटू 10⁻⁹ तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 10⁻⁹। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ये न्यूटन में रहेगा, हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं इसका। देखें ये हमारे डिस्टेंस दिया है, ये हवा में दिया है, ईयर में, फ्री स्पेस में, ये हमारा फार्मूला हो गया। ओके, फ्री स्पेस में इसका मान हमने ये रखा और इन सब का मान पुट करने के बाद हम 9 से 9 को कैंसिल कर दिए तो हमारा केवल ये बचा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल इज इक्वल टू, क्या है, विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्य इकाई का जूल में मान है, इसका मान क्या रहेगा। ये एक याद रखने वाला है क्वेश्चन, इनका केवल मान है तो हमारा इसमें इसका मान होता है ए वाला राइट रहेगा। क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल रहेगा। ओके, ये आप याद रखिए क्या है, ये कॉमर्शियल यूनिट है ना, वाणिज्य इकाई बोलते हैं जैसे जूल है इसकी यूनिट। ओके ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी देखिए, विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्य इकाई का मान ये है 3 ये जूल में रहेगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट में कैसे इसको डिफाइन करते हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, खालिस्तान के रूप में। तो हमारे पास ऑप्शन है इसमें लंबाई को तो मीटर में हम करते हैं, और सी वाला फ्लक्स वेबर में रहता है। ओके, और हमारे पास क्या है, चार्ज आवेश रहता है जो कि कूलम उसकी यूनिट है, और संवेग है ये। ओके, तो हमारे पास राइट एक्शन रहेगा चार्ज रहेगा, क्योंकि हमारे चार्ज के आसपास रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। ओके, चार्ज के आसपास के जैसे रहेगा उसमें आकर्षण या रिपल्शन का फोर्स हम प्रेजेंट देखते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम इसको थ्योरी को देख लेते हैं। अभी ये थ्योरी हमारे पास इसकी यह है, देखो विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई आवेश है ना, ये आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जिसमें उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या रिपल्शन या अट्रैक्शन या रिपल्शन अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, उस आवेश क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, लो स्टेट अस फ्लक्स इज 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज इज। क्या है? इस नियम के अनुसार फ्लक्स गुना कुल आवेश होता है। किस नियम के अकॉर्डिंग रहता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहता। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट रहता है। ओके, और न्यूटन्स लॉ नहीं होता है। इसमें गॉस का नियम रहता है। गॉस का नियम क्या बोलता है? किसी बंद सर्किट में जितना भी मतलब फ्लक्स रहे वो आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा ये। ओके, इसमें क्या रहेगा? इस ई के गुणनफल में रहेगा ये। ओके, ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास है इसकी थ्योरी। गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स 1/E0 गुना कुल आवेश होता है ना, कुल आवेश कहता है। यह तभी संभव है जब किसी बिंदु पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का गुना होता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम in a circuit. The current flowing is 1 ampere. How many electrons will be flowing through the circuit in a second? ओके, क्या बोल रहा है ये? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहता है। ओके, एक परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना? 1 एम्पियर। इस परिपथ में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ई का मान दिया है हमें, है ना, और अब हम इस सूत्र से आई और टी बराबर NE होता है। ओके, इससे हम निकाल सकते हैं। इन दोनों का मान भी दिया है तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं। देखिए, कूलम का मान पहले निकालते हैं, क्यू का मान। तो हमारे पास क्या होता है? आई और टी रहता है। तो हमारे पास कितना है? आई 1 एम्पियर है जो कि 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो 1 कूलम आ गया हमारे पास, ये 1 कूलम आ जाएगा हमारा। एन का मान निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा। ओके, अब हम इसका मान यहाँ रखते हैं। क्यू का मान रहता है क्यू का मान कितना है? 1 है हमारा क्यू का मान, और इसका मान रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19। 1 से 1 कैंसिल, ये हमारा ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में, जो हमारा ये माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो 0.69 सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। अभी ये हमें इसकी थ्योरी दी है, देख लें, ये हमें दिया है। कूलम, एम्पियर और ये सेकेंड। ओके, क्यू का मान हमने निकाला इससे, तो 1 आ गया हमारा, और क्यू बराबर NE होता है। तो एन का मान निकालने के लिए हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करें और ऊपर क्यू का मान रखें और नीचे ई का मान रखें। 1 से 1 कैंसिल हो गए। ओके, अब हमारे पास बचा ये वाला। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आवेश की इकाई क्या रहती है? कूलम होती है, या फिर एम्पियर सेकेंड भी रहेगी। ओके, पोटेंशियल की वोल्ट या जूल पर कूलम भी होती है इसकी इकाई, या फिर जूल/एम्पियर सेकेंड होते हैं। ठीक है, एनर्जी की क्या इकाई क्या है इसकी? ये हमारी रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एनर्जी है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। शक्ति की इकाई वाट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है?
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ये गतित ऊर्जा की वह मात्रा है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में, किसमें, वैक्यूम में 1 वोल्ट विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाते हैं। कितना? 1 वोल्ट जो विभवांतर है उसे पार करने पर प्राप्त की जाती हैं। सरल शब्द में यदि हम इसको देखेंगे तो क्या 1 वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के गुणनफल कहेंगे। क्या है? 1 वोल्ट गुणित 1 इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएंगे। ओके, अब हम इसकी थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। ये है, देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चिन्ह ऊर्जा की इकाई है ना। यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाते हैं। क्या है? पार करने पर ये प्राप्त की जाते हैं। सरल शब्द में, है ना, सिंपल लैंग्वेज में यदि हम इसे समझें तो क्या है, 1 वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के गुणनफल के बराबर होते हैं, जहाँ 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्या है? जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, द टोटल एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम कैन। क्या है? इसमें एक परमाणु है में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ये परमाणु है, इसमें 4 और ये इनके सेल हैं, एक ये, तो इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, उसकी कुल ऊर्जा कैसे है इसके पूछेंगे। कुल ऊर्जा, इसका मान हैव एनी वैल्यू अबव 0 का मान शून्यकृत से ऊपर हो सकता है, एबव 0 से हो सकता है ज़्यादा, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता इसका मान। तो ये क्या है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, ये क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो ये कभी भी धनात्मक नहीं होगी। हाँ ठीक है, नेवर बी पॉजिटिव, हाँ ये राइट हो सकता है हमारा। अब हम बी को राइट मानेंगे और नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। क्या है सी वाला, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नॉट बी कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, गणना नहीं की जा सकती। हम इलेक्ट्रॉन की गणना क्या करते हैं, कर लेते हैं, इसका हम निकाल सकते हैं। ओके, पिछला क्वेश्चन हम देखें अभी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की गणना करें ना अपन, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, देखें, एक परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, यह ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखें, करंट ऑलवेज फ्लो इन ए डायरेक्शन। क्या है, धारा हमेशा प्रवाहित होती है, किस दिशा में प्रवाहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑपोजिट टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ये इस प्रकार से रहती हैं, प्लस से होकर जाती हैं ईसा। ठीक है, तो ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है फ्रेंड, ये प्लस का तो ये माइनस का, और इलेक्ट्रॉन क्या इस तरह से प्लस की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस से होकर इधर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, और क्या है ये, इसके बारे में धारा क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को, है ना, प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम, किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, करंट कहेंगे। ना कि हम, जैसे कि पानी भी तो एक फ्लो होता है, वो भी एक धारा के रूप में बहती है ऐसी, है ना, उसे हम करंट नहीं कहेंगे, उसे वाटर फ्लो कहेंगे हम, वाटर फ्लो होगा उसमें। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास इसकी थ्योरी दी है। क्या है, धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर होती है। क्या है, आवेश प्रवाह की दर, जैसे I बराबर Q/T
टी रख लेते हैं हम, है ना। और आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उनके ऊपर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनके ऊपर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर रहेगी। ओके, अब हमारे पास क्या है? ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, ये हमारे पास एक ये सर्किट है, इस तरह से आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 मीटर इनक्लोजिंग ए चार्ज ऑफ 1000 कूलाम्स। क्या बोल रहा है ये? हिंदी में देखते हैं। त्रिज्या 10 मीटर के एक क्षेत्र में कुल विद्युत प्रवाह क्या है जिसमें 1000 कूलाम का प्रभाव लगाया गया है? तो इसमें क्या रहेगा वो देखते हैं। तो देखिए, गॉस के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या रहता है? गॉस के नियम क्या है? कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जो बंद आवेश कितना, एक जितना भी उसके अंदर आवेश है, आवेश के बराबर में रहेगा। तो हमारे पास क्या है? बंद आवेश कितना है? इसमें दिया है ये बंद आवेश इनक्लोजिंग ए चार्ज ऑफ 1000। क्या बोल रहा है? कुल कितने आवेश है? 1000। तो इसके बराबर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारे पास गॉस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू बंद आवेश इनक्लोजिंग आवेश। ये क्या है? 1000। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ओके, तो इसमें क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए। ये वाला नहीं है, क्योंकि इसको निर्धारित करने के लिए हम राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। ओके, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, जो ओवरहेड लाइन रहती उसमें धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए एम्पियर का नियम यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्युत चुंबकीय के ध्रुवों को निर्धारित करने के लिए थंब रूल का उपयोग करते हैं हम, है ना, ध्रुवों का निर्धारित करने के लिए। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये है हमारे पास इसकी थ्योरी। एम्पियर के नियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन में धारा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, चित्र में किसी धात्विक चालक के लिए दो भिन्न तापों, क्या है, टेम्परेचर दो भिन्न T1 और T2 दिया है। धारा वोल्टता ग्राफ दर्शाया, क्या है, वोल्टेज और धारा ग्राफ दर्शाया गया है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन देखना है, कौन सा राइट होगा। तो फ्रेंड देखिए, I बराबर यदि हम रखते हैं तो I/V, तो ये क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा। ये क्या है? वोल्टेज के समानुपाती में रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, तो रेजिस्टेंस समानुपाती टेम्परेचर रहेगा। क्यों? कोई भी हमारा रेजिस्टेंस से ज़्यादा तो उसका हीटिंग ज़्यादा हो जाएगा ना। ओके, तो इस कारण से यदि हमारा रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है, जिसमें हमारा करंट कम फ्लो होगा। ओके, तो हमारा क्या रहेगा? ये करंट कम जा रहा है, तो इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो T2 ग्रेटर देन T1 क्या हो जाएगा? T2 ग्रेटर देन T1। ओके, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? बी वाला दिया है हमें राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी, यदि हम ये वाला फार्मूला लगाएं, इसके अकॉर्डिंग देखें, हमारा टेम्परेचर समानुपाती क्या है? रेजिस्टेंस के। ओके, और इस कारण से हमारा ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड,
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, इसकी यूनिट क्या आते हैं। तो आप जानते होंगे जैसे R बराबर होता है रजिस्टिविटी L/A होता है। तो रजिस्टिविटी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस और A/L ये रजिस्टिविटी आ जाएगी। ओके, तो रजिस्टेंस का ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर L का है ना, तो L से L कट जाएगा तो एक रहेगा, तो R ओम मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट आ जाएगा। ओके, रजिस्टिविटी किसके ऊपर निर्भर करेगी, ये मटेरियल के ऊपर और ये क्या, टेम्परेचर के ऊपर। ओके, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। ओके, ना कि यदि हम ये सूत्र देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी बराबर RA/L है, लंबाई बढ़ेगी तो हमारा रजिस्टिविटी कम नहीं होगा, है ना, ये सेम रहेगा। इसके बढ़ने से और रजिस्टेंस के बढ़ने से या एरिया के बढ़ने से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, इसमें क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है, चूँकि हम जानते हैं ये रहता है R बराबर, इसका ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो हम इसका निकाले रजिस्टिविटी, ये क्या हमारी रजिस्टिविटी है। अब हम इसका मान रखें तो ये हमारे पास मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर आ गया इसका। और ये R हमारा परिपथ का जो भी प्रतिरोध रहेगा, और L लंबाई होगा, एरिया जो क्षेत्रफल होगा, और ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है जो पदार्थ का गुण है, किसी भी पदार्थ में रहता है उसका गुण रहता है, जिसका प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्या, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की प्रायोगिक इकाई क्या है। अब हम पिछले क्वेश्चन में भी ये 2-3 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, और यहाँ पर भी कितनी बार ये पूछा गया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आपको याद रहे, अगर आए तो क्वेश्चन गलत ना हो पाए हमारा। ठीक है, इसका यूनिट रहेगी किलोवाट आवर, उसकी यूनिट होती है एनर्जी की इकाई। एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम होता है। ये क्या, एनर्जी का फार्मूला हो गया। ओके, किलोवाट आवर में हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसका मान क्या रहता है, अगर हम पॉइंट से दे तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाता है। ओके, ये रहता है। अगर पॉइंट को हटा लेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको ज़्यादा डीप में मैं नहीं ले जाता, इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे इसको ज़्यादा, इसलिए बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड में आगे ले जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको बार बार रिपीट भी डिटेल में ही पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अगली बार से जो वीडियो लूँ उसको मैं पूरी तरह से हर क्वेश्चन को, चाहे वो कितने भी बार रिपीट होता है, फिर भी मैं उसे डिटेल में समझाते हुए चलूँगा। ओके, यदि ये समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। और यदि कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं एक बार और बता दूं आपको कि कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप पढ़ाने के तरीके में, तो आप हमें बताइए, सजेशन दे सकते हैं हम। ओके फ्रेंड, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए, जो भी इलेक्ट्रिकल MP सब इंजीनियर की तैयारी या UPPCL JEE की या SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए, है ना फ्रेंड। JEE और AE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बहुत, उनका AE वालों का भी बहुत जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियर हो जाएंगे उनको, और बहुत आसानी होगी आने वाली एग्ज़ाम के लिए उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे पास केवल ये सीमित साधन है, सीमित साधनों के द्वारा भी हम ये आप लोगों तक वीडियो अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारी मदद कीजिए ताकि हम आगे अच्छे कंटेंट दे पाए और अच्छे इक्विपमेंट के साथ हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दे सकें। ओके फ्रेंड,
चलो अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी देखिए, अब हमारे पास ये थ्योरी है हमारी, ये हमारे विद्युत ऊर्जा बराबर वोल्ट और करंट और ये टाइम रहता है वाट। इसका मान क्या रहेगा, वोल्टेज और करंट वाट और सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, तो इसकी यूनिट क्या जूल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, जूल या वोल्ट सेकेंड ऊर्जा की छोटी इकाई होती हैं तथा बड़ी वाट घंटा या किलोवाट घंटा होते हैं, है ना। ये बड़ी इकाई होती हैं, किलोवाट घंटा। 1 वाट घंटा बराबर रहता है 1 वाट गुणित 1 घंटा होते हैं। 1 वाट गुणित 36 सेकेंड हो जाएगा, 1 घंटे में कितने 3600 सेकेंड हो गए। अब ये सेकेंड हमारे पास हैं और इसको यदि हम इसमें तोल लेते हैं किलोवाट को, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा और इसको यदि हम हल करते हैं इसको, तो एक हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। यदि हम यहाँ बीच में पॉइंट लगा लेते तो ये 6 हो जाएगा, 5 वाला और 6 हो जाएगा, तो ये हमारा इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, ऊर्जा की प्रायोगिक इकाई है ये, मतलब जितना हम यूज़ करते हैं कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर की यूनिट क्या रहती है, केवीए में होती है, और जनरेटर की किलोवाट में होती हैं, और मोटर की क्या रहती है, एचपी में इसकी यूनिट होती है हमारे। ओके फ्रेंड, ये यूनिट भी है ना बहुत पूछते, कम से कम हर एग्ज़ाम में 1 से 2-3 क्वेश्चन यूनिट बेस पे आ जाते हैं। आप इसको याद रखिए, हर यूनिट। एक इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर होने की सबसे अच्छी पहचान ये है कि एम्पियर यानी करंट के, वो करंट नहीं बोले उसको, एम्पियर में इतना एम्पियर करंट आ रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है, इतना वोल्ट आ रहा है, इतना पावर आ रहा है, इतने किलोवाट है, ये सबसे अच्छी उसकी पहचान हो जाती है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 2 समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रत्येक चालक में धारा दुगनी कर दी जाए तो चालक के बीच का बल कितना होगा। क्या बोल रहा है, दुगनी करेंगे प्रत्येक चालक में। जैसे एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, ओके, इसमें धारा आई जा रही है, इसमें धारा आई जा रही है, I1 और I2 इसको मान लेते हैं। इसको डबल करेंगे तो ये भी 2 गुने हो जाएगी, ये भी 2 गुने हो जाएगी। अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग अगर उसे देखते हैं, क्या है सूत्र के अकॉर्डिंग, यदि ये 2 है कंडक्टर के बीच में, तो सूत्र क्या रहता है इसका, F बराबर रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा कि μ0 L1 I1 और I2, ओके, उनके बीच में दूरी 2 पाई d हो जाता, ये रहता फर्स्ट टर्म। अब सेकंड वाला अगर हम उसमें देखेंगे तो बराबर में फोर्स क्या हो जाएगा, μ0 2I1 2I2 बटे 2 पाई d हो जाएगा। ओके, यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन हो, इसको हम भाग देंगे। देख लो ये डबल हो रहा था, ये 4 गुना तो हो जाएगा, वो दिख ही रहा है। ये और इसमें क्या डिफरेंस है, यही है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको अगर हम पूरा हल करते हैं तो इस प्रकार करेंगे, देखो F1 बटे F2 क्या है, F1 में μ0 I1 I2 बटे 2 पाई d। अब F2 को अगर नीचे लिखने की बजाय हम उसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई d बटे क्या हो जाएगा, μ0 4, 2 का गुना क्या हो गया, 4 हो गया, और I1 और I2 हो गए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरी तरह से, और μ0 से μ0 कैंसिल, और I1 I2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब निकल के क्या आएगा हमारे पास, निकल के आएगा हमारा F2 बराबर 4F1। ओके, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स वो बढ़ जाएगा। अब वो सेम क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में बोल रहा है ना, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वो समांतर में रहेगा तो वो क्या, अट्रैक्शन का फोर्स लग जाएगा उनके बीच में। ओके फ्रेंड, अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, मूल रूप से आकर्षण का बल लग जाएगा उसमें। इसमें रिपल्शन भी बोला है, ये 4 गुना रिपल्शन भी। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए कि वो किस दिशा में,
एक ही दिशा में चल रहा है या ऑपोजिट दिशा में चल रहा है, वो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास है, इसमें दो कंडक्टर ये दिए हमारे I1 और I2 जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो लगेगा बल इस प्रकार ये लगेगा। माना दो समांतर चालक जिसमें धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रवाहित धारा I1 है और 2 चालक रहेगा, ये दूसरा चालक, उसमें I2 धारा प्रवाहित होगी। चालक के बीच की दूरी D, चालक पर लगने वाला बल ये हो गया। ठीक है, अब हम ये आगे देखते हैं। ये हमारे पास है, प्रत्येक चालक में धारा दोगुना करने पर उन पर लगने वाला बल, ये है ना, दोगुना करने पर लगने वाला बल। ये दोगुना करेंगे तो करंट हमारा दोगुना हो रहा, 2I1 ये हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशन को यदि करें तो F1/F2 करेंगे तो ये हमारा कैंसिल इससे हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 और I1 I2 ये हो गया, और ये कट जाएगा, तो ये क्या उसमें हो जाएगा, है ना। ठीक, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। क्या है इसमें, ये देखो, अतः चालक पर लगने वाले बल मूल बल का 4 गुना हो जाएगा, मतलब जो पहले था उससे 4 गुना हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार दोनों चालक पर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि धारा एक दिशा में जा रही है। किसी एक दिशा में धारा जा रही है, किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक कुंडली का प्रेरकत्व इंडक्टेंस निम्न में से किस पर निर्भर करता है। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कंडक्टर पर, डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर, नहीं, कंडक्टर के ऊपर नहीं निर्भर करेगा ये। प्रति एम्पियर टर्न फ्लक्स बद्धता, फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर, हाँ, इसके ऊपर निर्भर करेगा। ओके, कोर की प्रगमता यानी परमेबिलिटी ऑफ ए कोर, हाँ, इसके ऊपर भी, फ्रीक्वेंसी पर नहीं करता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, इंडक्टेंस में क्या रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस L होता है, जो 2πfL होता है। ओके, ये इससे कोई रिलेशन नहीं इसका। और इंडक्टेंस में क्या क्या होता है, करंट हमारा क्या रहेगा, ये हमारा वोल्टेज है, तो करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे रहेगा। ओके, लेगिंग रहेगा, ये लेगिंग कंडीशन में चलेगा। तो हमारे पास राइट आंसर कौन कौन से हैं, 2 और 3 हमारा राइट आंसर। 2 और 3 किस में दिया है, बी में दिया है, तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, इसमें एक कुंडली का प्रेरकत्व रोधक प्रति एम्पियर फ्लक्स बंधता तथा कोर की प्रगमता के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाय, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है चालक में, प्रोटॉन के द्वारा, इसके द्वारा नहीं होती है, न्यूट्रॉन के द्वारा नहीं होती है। एक बात है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, वो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहता है ना, ये क्या पॉजिटिव रहता है। क्या दिया है, सीमित बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ये भी नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा चलते हैं। ये बाउंड रहता है, इसमें नहीं चलती, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा चलते हैं कंडक्टेंस में। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, ये होल और इलेक्ट्रॉन, इन दो चीज़ों के द्वारा चलती हैं। ओके फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी हमारे पास है, किसी चालक में विद्युत की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या रहता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए,
मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using given list। इस लिस्ट का उपयोग करके सही आंसर को चूज़ करना है हमें, है ना। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, ए का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता हमें, करंट और वोल्टेज का रिलेशन बताता। ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ओके, कैसा हो जाएगा, ये 3 से हो गया। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये किस में काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये जनरेटर में काम करता है। ओके, अल्टरनेटर किसे कहते हैं हम, जो एसी उत्पन्न करता है, एसी जनरेटर हो गया। कूलम्ब्स लॉ, अब हमारा जो बचा है कैपेसिटर। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला किससे रिलेटेड कर रहा है, 3 से, और बी वाला किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, सी वाला किससे रिलेटेड कर रहा है, ये 4 से, और डी वाला किससे रिलेटेड कर रहा है, 1 से। ठीक है, तो ये अब हम ऑप्शन में चेक करते किस में दिया है, इसमें दिया है फर्स्ट, ये डी वाला में दिया है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमें दिया है क्या है, ओम का नियम वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध, फ्लेमिंग दाया हाथ के नियम जनरेटर में होता है, अल्टरनेटर एसी जनरेटर होता है, कूलम्ब नियम संधारित्र के लिए होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस विल नॉट एकर व्हेन बॉडीज आर, जब पदार्थ खालिस्तान तो चालक घटित नहीं होता है, घटित नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या देखते, एक ही तापमान में होते हैं, वैक्यूम में रखे हों, पानी में डूबे हों, या अचाल में होते हैं। क्या कंडक्टेंस विल नॉट एकस व्हेन बॉडीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम पिछले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, फर्स्ट वाला हो जाएगा। एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रहेगा तो वो क्या करेगा, वह एक दूसरे से मतलब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम है तो वो एक स्थिर हो जाएगा। अगर वह ऑपोजिट रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कम रहेगा, तो वो हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर की ओर वो टेम्परेचर को पास करेगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास, जब पदार्थ एक ही तापमान में होंगे तो चालन घटित कंडक्टेंस नहीं होगा। चालन प्रक्रिया संपन्न होने के लिए तापमान होना आवश्यक है, तापांतर होना आवश्यक होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द बॉडी विच रिफ्लेक्ट द इंटायर रेडिएशन इनसाइडेड ऑन इट इज सेड टू बी, क्या है, क्या बोल रखा हमें, एक वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबंधित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। कौन सा रहता है, ऑप्शन में क्या है, सफ़ेद, ग्रे कलर, और ब्लैक, और रंगहीन। तो आप जानते होंगे कि हम एरोप्लेन रहता है उनको भी वाइट में बनाते हैं। क्यों उनको वाइट में बनाते हैं, क्योंकि वाइट ऐसा आता है जो कि सभी जितने भी रहता है विकिरण को प्रतिबंधित करता है, इस कारण से हम उसको बनाते हैं। तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास, देखिए, वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबंधित करता है उसे सफ़ेद कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मेटल ए इज़ 2.7 × 10⁻⁴ सेकेंड एंड डेट ऑफ बी इज़ 1.35 × 10⁻⁴ सेकेंड। द रिलेशन ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ ए टू बी, रजिस्टिविटी ऑफ ए विल बी, है ना। ये क्या पूछा है हमें, धातु ए का इलेक्ट्रॉन विश्रांत काल मतलब इलेक्ट्रॉन
रिलेक्शन टाइम। तो फर्स्ट ये है और बी का ये हमें दिया है। तो ए और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? इनका अनुपात ए बी और ए की पूछा है ना, बी और ए का पूछा है। तो हम करेंगे इसको हल। इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन बराबर होता है 1/G होता है। तो 2 हमारे पास है, तो इसका B/A का करना है। ओके, तो रजिस्टिविटी B और रजिस्टिविटी A, तो हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, जैसे कि ये 1/GB हो गया, क्या हो गया GB, और 1/GA हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा GA/GB हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1। अब हमारे पास ये आया, इसका मान आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे हम मान रखते हैं, जैसे कि GA/GB का मान रखा, तो GA का मान क्या है 2.7 × 10⁻⁻⁴/1.35 × 10⁻⁴। तो ये 4 ये कट जाएगा हमारे, है ना। अब हमारे पास क्या बचा 2.7 बटे 1.35 हो जाएगा। यदि हम इसे काटते हैं तो इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 0.0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन, है ना। तो रेट ऑफ रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी है, इसमें हम मान रखा है इसका, और इसको काट लिया हमने इसको, और जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में चले जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो रेशियो आया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, है ना। तो इसमें क्या, निम्न में से कौन सा कथन किसी राशि क्वांटिटी का प्रति इकाई मान पर यूनिट वैल्यू प्रदर्शित करता है। तो ये होता है प्रदर्शित करने के लिए किसी, क्या रहता है, किसी इकाई में वास्तविक राशि, क्या, एक्चुअल क्वांटिटी बटे रहेगा हमारा रेफरेंस में क्या रहेगा, इसकी आधार बेस राशि रहेगा, है ना। ये बेस राशि रहता है। तो ये क्या है, ऑप्शन में देखते हैं हम, इसमें हमारा ए वाला राइट आंसर क्या है, किसी इकाई में वास्तविक राशि और उसी इकाई में आधार राशि का अनुपात है। ठीक है, क्या है, रेशियो ऑफ ए एक्चुअल क्वांटिटी इन एनी यूनिट टू बेस और रेफरेंस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन द सेम यूनिट, है ना, सेम यूनिट रहेगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी है हमारे पास, किसी इकाई में वास्तविक राशि और उसी इकाई में आधार या रेफरेंस राशि का अनुपात रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि रेडियन का क्षयमान स्थिरांक क्या है, डीके कांस्टेंट, यह हमें दिया है डीके कांस्टेंट 1.3566 × 10⁻⁻11, है ना। तो उसका अर्ध जीवन, है ना, हाफ लाइफ क्या होगी। रेडियम की परमाणु सहमति, आइटम मास, यह हमें दी है। तो ये हमारा एक याद रखने वाला है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला आंसर है। 1620 ईयर रहती है इसकी। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली है नहीं चीज़ें, ये भी ऑप्शन में हमारा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम अस वाट, क्या है, वाट के बराबर नहीं है, निम्न में से कौन सी शक्ति वाट के जैसे पी होता है। तो आप जानते होंगे I
और V और I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R होता है। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला क्या, जूल पर सेकेंड है ना, तो ये क्या हो जाता, जूल, तो जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होती है, या फिर जूल पर सेकेंड रहेगी। ओके, ये सही हमारा ये यूनिट होती है। और एम्पियर पर ओम, ये वाला एम्पियर पर ओम। ठीक है, ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, इस यही है ना। वोल्टेज स्क्वायर पर ओम ये भी होता है, ये भी होता है। और वोल्ट एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर होता क्या, अब तक भी देखा आपने, नहीं देखा ये वाला है ना, तो ये हमारा गलत, इससे हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए ये दिया है हमने, इसका दिया है P बराबर वोल्ट और धारा, ये है इसका मान। और ये इसके यदि हम इस करें तो ये भी आ जाएगा, और ये 3 है ना इक्वेशन, इसमें एक ये हो जाएगी, सॉरी एक ये, एक मिनट, क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हमारे हो जाएगी। ओके, ये हमारी ऊर्जा की क्या है, वाट सेकेंड, जूल बराबर वाट सेकेंड होता है। ये भी आप याद रखिए, कभी हो सके ये पूछ सकता किसी से, जूल बराबर क्या होता है, तो वाट सेकेंड है ना, ये टेम्परेचर रहता है, हीट रहता है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, 3 मौलिक परिमाण है। क्या है इसमें, मौलिक परिमाण हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी है, 7 है। ओके, तो इसमें से 3 कौन सी इसमें होगी, वो सही रहेगी। मास ठीक होता है, लेंथ और टाइम भी होता है हमारे पास। फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें देख लेते हैं, मोमेंट, फोर्स, वॉल्यूम, ये तो नहीं होती है। मास, फोर्स, टाइम, इसमें भी नहीं होता, ये मास का फोर्स का नहीं होता ना। मास, प्रेशर और हाइट, इसमें भी नहीं होगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही रहेगा इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ये देखिए इसमें दिया है 3 मौलिक परिमाण, द्रव्यमान, लंबाई, समय है। मीटर वह लंबाई है जो कि शून्यंक में विकिरण द्वारा उत्पन्न तरंग लंबाई के बराबर है, इस तरंग लंबाई के बराबर है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1 मेगा ओम इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, 1 मेगा ओम किसके बराबर रहता है, 1 मेगा ओम किसका, 10⁶ ओम रहता है ना, ओम में होता है। और जैसे हम देखें 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻⁶ ओम हो जाएगा। और 1 किलो ओम वो क्या रहेगा, 10⁻³ ओम हो जाएगा। ओके, और 1 गीगा ओम ये होता है 10⁹ ओम के बराबर होता है। ओके, तो ये चारों है, इन चारों को याद रखिए। सबसे छोटा ये है, माइक्रो ओम में भी है, और गीगा ओम में सबसे बड़ा रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये वाला राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है हमारा 1 मेगा ओम में ये है ना, 10⁻⁶ ओम रहेगा, 1 माइक्रो ओम रहेगा तो 10⁻⁻⁶ ओम हो जाएगा। और 1 किलो ओम में 10⁻³ हो जाएगी, और 1 गीगा में 10⁻⁹ हो जाएगी। ओके फ्रेंड, और यह रहता KB, और ये इसमें ये बड़ी मान रहती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इफ 10 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। क्या पूछा है हमें कि 10 प्रतिरोध है जो कि 10 ओम का है, और जो समांतर में कनेक्ट है, क्या है, यदि 10 ओम है, 10 प्रतिरोध समांतर में है कनेक्टेड, और कुल प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा।
तो आर इक्वलेंट यदि समांतर में रहता है तो आर बटे एन हो जाएगा। ओके, अगर सीरीज में रहता तो एन आर हो जाता है, आर इक्वलेंट बराबर। ओके फ्रेंड, तो अब हमारे पास 10/10 करेंगे तो इनको काटेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। 1 ओम हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, ये तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोधों का मान, प्रतिरोध की संख्या और ये दोनों का मान रख के हम काटे तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अतिरिक्त आवेश आने का कारण क्या है। द एक्सेसिव न्यूट्रल करंट इज कॉसेस्ड बाय, है ना, अतिरिक्त जो लॉसेस हो रहा है हमारा उसका कारण पंखा क्या रहता है। पंखा में तो एक हम यूजेबल कर रहे हैं वो नहीं, रेफ्रिजरेटर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है गए है नहीं। द इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, यदि कोई ब्लास्ट हो गया कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक रहे वो, तो एक ये अतिरिक्त हानि हो जाएगा ना हमारा। और कूलर भी तो हम एक ठंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं रहेगा हमारा। हमारा आंसर कौन सा, सी अतिरिक्त लॉसेस हो जाएगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास आंसर है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट अतिरिक्त आवेश आने का कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या पूछा है। केल्विन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ, केल्विन किसकी यूनिट है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये किसकी यूनिट रहते हैं, हमारे टेम्परेचर के रहते हैं। टाइम की सेकेंड होगा, करंट की एम्पियर रहेगा और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन या डिग्री सेल्सियस रहेगा। लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की कैंडेला रहती हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, यह आ जाएगा हमारा सी वाला आंसर राइट रहेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है केल्विन की ऐसा यूनिट हमारी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है ना। अदिश राशि में क्या रहता है, दिशा और परिणाम दोनों रहता है। तो किस में रहता है, वॉल्यूम में तो नहीं रहता है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। स्पीड में भी नहीं रहेगा, किस स्पीड से चल रही है वो भी नहीं। डेंसिटी घनत्व में भी नहीं रहता हमारे दिशा। ओके, अब हमारे पास एक ही बचा, एक्सीलरेशन इसमें रहता है ना। उस एक्सीलरेशन बराबर क्या रहता है, वेग बटे टाइम रहता है। ओके, इसकी यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, त्वरण वेग बटे समय होता है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, ओम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या रहता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वोल्टेज इज कांस्टेंट टू करंट, नॉट, गलत है। द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, वोल्टेज के साथ करंट के प्रोपोर्शनल में। ठीक है, ये हो सकता है हमारा। आगे भी देख लेते हैं, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नॉट, ये नहीं होगा हमारा। द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा, बी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग कोई भी भौतिक अवस्था स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और तो हमारे इसमें एक ग्राफ बनता है ये वोल्टेज और करंट का, जैसा जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी हमारा बढ़ता जाएगा, लीनियरिटी रहेगा। ओके, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर नहीं लागू रहती, मेटल के ऊपर लागू रहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। ये हमारे इसके फिर ओम के नियम के अनुसार वोल्टता धारा के अनुपाती होता है। ओम का नियम नियत ताप और नियत भौतिक अवस्था है ना, क्या रहता, नियत कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, भौतिक अवस्था कांस्टेंट होना चाहिए। किसी बंद विद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर V उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा I के मान के अनुक्रमानुपाती होता है ना, इसके बराबर रहता है। ये एक फार्मूला हो जाएगा, इसको हम
ऐसा भी लिख सकते, एक स्थिरांक का आर आ जाएगा इसका मान, है ना, और ये एक फार्मूला जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता की इकाई क्या रहती है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ाया था, प्रतिरोधकता बराबर रहता है रेजिस्टेंस एल बटे ए होता है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है इसका, फर्स्ट वाला ओम मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगा। मोह क्या रहता है, ये कंडक्टेंस की मोह मीटर रहता है, मोह मीटर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की रहते हैं, लेकिन मोह पर मीटर होता है ना, कंडक्टिविटी की रहेगी। मोह पर मीटर ये कंडक्टेंस की रहेगी और ये रेजिस्टेंस की रहेगी। ठीक है फ्रेंड, इसमें यदि ये रहता है मोह पर मीटर तो वो कंडक्टिविटी की हो जाती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास है, देखिए इसके अकॉर्डिंग जैसे रेजिस्टेंस की ओम, एल मीटर, और ये हमारा इसमें है मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, पावर की ये रहेगी, और ये हमारे पास इसकी है ना, एम से एम ये कट जाएगी तो ओम मीटर आ जाएगी। ओके फ्रेंड, और कंडक्टेंस की सीमेन यूनिट रहती है, सीमेन या मोह बोल सकते इसमें दोनों, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा। 1 किलोवाट आवर की विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होती है। 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है ना। लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट करते वो देखते हैं अब हम। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 36 × 10⁵ यदि हम उसे कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 का हम भाग देंगे। अब इसको हम भाग देने पर काटेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 860 × 10⁻³ आ जाएगा। अब इसको मान निकाल लेंगे हम, ये कैलोरी में आया। ओके, अब हम इसको हटा लेंगे तो वो 860 किलो कैलोरी में हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड। ओके, 36 × 10⁵ जूल होता है। अब इसको जूल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी में, तो 4.18 का गुना करेंगे हम, इसमें गुना करेंगे तो वो 860 × 10⁻³ कैलोरी आएगा। ओके, तो कैलोरी में है तो इसको किलो कैलोरी में बदला अपन ने, तो ये हटा लिया अपन ने इसका, है ना। अब हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा किलो कैलोरी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, द मटेरियल टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी ऑफ, क्या बोला हमें, मानक प्रतिरोधक के निर्माण में किसमें बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाली सामग्री क्या होनी चाहिए, प्रयोग किया जाने वाली सामग्री क्या होनी चाहिए। लो रजिस्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रजिस्टर बना रहे हैं तो उसमें तो हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो हमारा रजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, कम से कम बदलना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और थर्ड क्या है, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाँ हाई टेम्परेचर तो होगा, लो टेम्परेचर ये नहीं रहेगा, है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको देख लेते हैं। इसका क्या दिया है, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक, अर्थात ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में बहुत नगण्य परिवर्तन होता है। कैसा नगण्य परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बायो सावर्ट लॉ
इज़ ए जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन रहता है, सामान्य संशोधन किसका है, बायो-सैवर्ट लॉ, ये रहता है एम्पियर्स का। ओके, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यह है एम्पियर्स के नियम का रहता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 1 BOT यूनिट क्या है, 1 BOT क्या रहता है, 1 BOT इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट रहता है। क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। इसकी इकाई क्या रहेगी, हाँ ये ऑप्शन में क्या हमारा हो जाएगा, इसके बराबर रहेगी 1 किलो ओम के बराबर रहते हैं ना। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। इसका ना बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होते हैं इसका फुल फॉर्म, है ना। एक BOT बराबर होता है, जैसे कि एक BOT बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ये है इसकी थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, है ना, विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या है। ओके, SI इकाई क्या होती है इसकी, इसमें होता है ऑप्शन वाट सेकेंड हमारा, नहीं ये तो शक्ति क्या आ जाएगी, ये जूल हमारी राइट आंसर हो जाएगा। जूल एक एनर्जी की इकाई है। अब ऊर्जा की इकाई और क्या होते हैं, न्यूटन मीटर भी रहता है। ओके, न्यूटन मीटर भी एक कार्य होता है, ये किया गया कार्य रहेगा। ओके, अब हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा की मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। क्या है, जूल या फिर न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 2 वायर A and B of the same material but of difference length 2 and 2L L and 2L have the radius R and 2R respectively. The ratio of specific resistance will be, क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, क्या बोला है, दो मटेरियल है A और B, दो तार है, एक ही पदार्थ है, सेम पदार्थ है, किंतु भिन्न भिन्न उसकी लंबाई है और रेडियस भी, उसकी त्रिज्या भी अलग अलग है। तदनुसार उसकी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, सेम रेजिस्टेंस या मटेरियल रहेगा तो उसका हमारा रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ना कि उसकी लंबाई के ऊपर। जैसा मैंने ये बोला था आपको कि L/A रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा रजिस्टिविटी, केवल मटेरियल और टेम्परेचर। तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध किसी धातु या मटेरियल का गुण प्रॉपर्टी होती है जो कि पदार्थ के कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन तथा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसलिए भिन्न लंबाई व क्रॉस सेक्शनल एरिया का तार बनाने पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं बदलती, अपितु उस चालक का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता। क्या होता, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास यह सेम हो जाएगा, 1:1 रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, ओम का नियम प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, लीनियर को और अति प्रवल्य, हाइपरबोलिक या प्रवल्य या त्रिकोणीय, ट्रेंगुलर। तो इसमें ओम का नियम किसको प्रदर्शित करता है, लीनियर को प्रदर्शित करता है। ओम का नियम नॉन लीनियर सर्किट में, नॉन लीनियर में इसका यह उपयोग नहीं होता। ये नॉन लीनियर कौन सा रहेगा, सेमी कंडक्टर रहेगा, है ना, सेमी कंडक्टर आ जाएगा उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पास फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा।
इसको देख लेते अब हम। ये है हमारे पास इसकी थ्योरी। ओम का नियम प्रदर्शित करने वाले वक्र को रेखिक होता है ना। कैसा रहता है? रेखिक। ये होता है ओम के नियम के, ये सूत्र होता है ना। इस सूत्र से हम ये सूत्र भी क्रिएट किए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंडेंस ऑन। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, हाँ इसके ऊपर निर्भर करता है। कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर दोनों पर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इसके ऊपर नहीं निर्भर करता। हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की विमा तथा चालक के द्रव्य के संगठन पर निर्भर करता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स। ओके, 100 वोल्ट स्रोत है कि आर पार 20 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो उसके द्वारा शक्ति व्यय कितने होगी? तो शक्ति बराबर हम P बराबर V स्क्वायर R है ना। तो हमारे पास वोल्टेज कितना है? 100 है। 100 गुणित 100 बटे 20, 0 से 0, 2 से 2 पंजे 10, 5 से 100 में, तो वो 500 हमारा आंसर आ जाएगा। 500 का हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारा, देखिए P बराबर V स्क्वायर R होता है। वोल्टेज हमें 100 दिया है और रजिस्टेंस दिया है ये हमें, और P का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये मान रखा, और 20 से 0 और 2 से 5 में 5 का गुना इधर, तो 500 आंसर आ गया हमारा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन अस। जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन वोल्टमीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। रियोस्टर है ना, रियोस्टर है एक। वाटमीटर है, जो कि वाटमीटर के पावर को मेजर कर। कैल्वेनोमीटर क्या है? ये हमारा करंट को है ना, तो ये करंट का विद्युत प्रवाह का पता लगाएगा। तो हमारा आंसर डी वाला आ जाएगा। ओके, अब हम थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमें दिए, एमीटर धारा को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को, वाटमीटर शक्ति को मापता है, गैल्वेनोमीटर से हम धारा का पता लगा सकते हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए इन ए सर्किट 33 ओम रजिस्टर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पियर विद्युत होता है, तो उस प्रतिरोधक के समीप वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज बराबर क्या रहता है? आई आर होता है, और हमारे पास 2 एम्पियर करंट है, 33 ओम है, तो इसे हम गुना करेंगे तो 66 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये है, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 214 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। ओके, एक विद्युत बल्ब जब उस का वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है, तब वह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास वोल्टेज कितना है? 240 बटे 300
गुणित 10 की घात -3 हो जाएगा। ओके, 10 की घात -3 हो जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, 0 से 0, और इसको 2 से काट सकते, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से 30 15 हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा माइनस का है तो ऊपर चला जाएगा, गुणित 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो इससे हम इसको काट लेंगे, एक बार लिख लेते हैं इसको, और है ना, क्या आ रहा है 12, 0 0 0 3 बार हो जाएगा 15, तो हो जाएगा हमारा 15 8 120, है ना, तो 8 ये 0 आ गया, तो हमारा सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। देखिए ये है हमारे पास, ये क्या है, रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आ गया। हमने वोल्टेज का मान रखा और करंट का मान रखा, इससे हम काट लिए तो हमारे पास 800 ओम आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फ्रेंड्स। अब हम 50 क्वेश्चन हमारे हो गए और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम यहाँ रोक लेते हैं, और अगले वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे, ताकि थोड़ा कम कम रहेगा तो आपको भी थोड़ा पढ़ने में एक वो रहेगा, या ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा देख के फिर आपका मन नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे आप। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, ये हम फर्स्ट में मैं 2 चैप्टर को 2018 की बुक से करवा रहा हूँ, और क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और इससे मैं पढ़ा हूँ तो थोड़ा अच्छा है नहीं। और जो नई बुक है हमारी, उससे मैं तीसरे चैप्टर से उस बुक से क्वेश्चन कर लूँगा, है ना। और आप लोग को इस वीडियो में या जो पिछले वीडियो में जो भी कोई डाउट हो वो आप बता दीजिए, ताकि हम लास्ट में जैसा हमारा चैप्टर ख़त्म होगा उन क्वेश्चन को मैं ले पाऊँ। और ये बात है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपकी जो भी राय है वो आप हमें बताएं, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ओके फ्रेंड, और वीडियो को आप देखते रहिए, और यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन बुक है। यदि कोई बंदा पढ़ रहा है तो 1-2 बार में ये बहुत अच्छे उसके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यदि पहली बार भी वो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, पहले नहीं पढ़ा होगा, तब भी इस बुक के द्वारा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।